ठीक है, वो गलती ना करें, पर जिनके आंसर मतलब मैं वो भी ध्यान से देखें कि गलती कहाँ पे कर सकते हो, वो देख लें आप लोग, ठीक है। क्योंकि जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती है, आपके पास टाइम कम रहेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटिंग स्पेस समझ में आ गया क्या चीज होती है रेफ्रिजरेटर, जहां का टेम्परेचर हम लो रख रहे हैं। अब इसने पूरा साफ साफ लिखा हुआ है हीट रिमूवल रेट, मतलब यहां से जो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से जो हीट रिमूवल रेट है, एंड पावर इनपुट टू द कंप्रेशर, जो कंप्रेसर को पावर जा रही है वो कितनी है, रिस्पेक्टिवली 7.2 किलोवाट एंड 1.8 किलोवाट। तो मतलब जो ये QL है ये 7.8 है और W इन क्या है 1.8। तो आपको लिखना है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर निकालना है, और वो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या होता है QL QH माइनस QL, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या कुछ नहीं दे रखा, कार नोट नहीं लिखा हुआ है, कार नोट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप हीट वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ रहता, जैसे अगले क्वेश्चन में, और कार नोट नहीं लिखा हुआ रहता, तो तब आपको सिर्फ क्या Q वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है QL डिवाइड बाई QH माइनस QL, ठीक है। और आपको ये W इन दे रखा है, QH माइनस QL को क्या बोलते हैं W इन भी कहते हैं। तो 1.8 नीचे रखा, 7.8 टू 7.2 ऊपर रखा, आंसर आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, गेट 2007 में आ रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, कब तक आएंगे दोस्त, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लें। हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट एट 250 केल्विन, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको कि हीट पंप मतलब क्या है, ये रूम है, ठीक है। इस रूम को हीट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से हीट कॉन्स्टेंटली इसे देते जा रहे हैं, जबकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है कम है, और रूम का टेम्परेचर क्या है ज्यादा है। ये हीट पंप की रिक्वायरमेंट कब हुई, विंटर में, विंटर सीजन में आप क्या करते हो, रूम का टेम्परेचर हमेशा क्या रखना चाहते हो, गर्म रखना चाहते हो एज कंपेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आउटसाइड से हमें हीट कॉन्स्टेंटली रूम के अंदर देनी है, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है, जो रूम के अंदर जो हीट आ रही है वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। तो अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए, हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट एट 250 केल्विन, ठीक है। तो अब देखो ये चीज जो बाहर से हीट हमने अंदर दी, वो किया किसने, वो किया हीट पंप ने। अब हीट पंप क्या बोल रहे हैं, हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो आउटसाइड इन्वायरमेंट मैंने बोला कम टेम्परेचर वाला था, तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट 250 केल्विन से इस हीट पंप ने एब्जॉर्ब की कितनी 10 किलोवाट। तो जो QL था वो क्या हो गया 10 किलोवाट, ठीक है। हीट पंप एब्जॉर्ब्स 10 किलोवाट, ठीक है। समझ में आ गया पहली लाइन। वाइल एब्जॉर्बिंग 15 किलोवाट ऑफ वर्क जो इस हीट पंप ने लिया वो क्या लिया 15 किलोवाट, ठीक है। इट डिलीवर्स द हीट टू ए रूम दैट मस्ट बी केप्ट वार्म एट 300 केल्विन। मैंने क्या बोला था कि आउटसाइड का इन्वायरमेंट है, वहां से हीट जा रही है और कहाँ जा रही है, रूम के अंदर जा रही है। तो रूम का टेम्परेचर 300 केल्विन है। ये हीट पंप वर्क लेके और बाहर से इतनी हीट लेके जो टोटल एनर्जी हुई वो 25, 10 यहाँ से आई, 15 यहाँ से आई, 25, और ये 25 जो थी ये इसने रूम के अंदर दे दी, ठीक है। तो आपको COP निकालनी है हीट पंप की। नाउ कंफ्यूजन क्या है, आपके पास टेम्परेचर भी दिया हुआ है, दोनों टेम्परेचर पता है, और आपके पास हीट भी सारी पता है, ठीक है। हीट भी आपके पास सब पता है, तो आप कौन सा लगाओगे। अब देखो अगर टेम्परेचर वाला लगाते हो आप फॉर्मूला COP टेम्परेचर वाला लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, लगभग कितना आएगा, लिख लेते हैं। देखो T हायर
300 एंड 300 माइनस 250, तो ये आंसर आएगा कितना, 6। कितना आएगा, 6, जो कि क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि कहीं पे कार नोट लिखा हुआ है, देखो कहीं भी देख लो कार नोट है, या कंप्लीटली रिवर्सिबल है कोई टर्म, कोई भी टर्म ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, कोई एक्चुअल हीट पंप है, तो यहाँ पे सिर्फ हीट वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो मैं हर समय यही बता रहा हूँ कि अगर कार नोट नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, या कंप्लीटली रिवर्सिबल हीट पंप नहीं, या कंप्लीटली रिवर्सिबल हीट इंजन या ही रेफ्रिजरेटर नहीं लिखा हुआ है, वहां पे टेम्परेचर वाले फॉर्मूले नहीं आ सकते। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलो अब यहाँ ये 4 क्वेश्चन जो हुए हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। कोई डाउट है दोस्त? नीतीश कुमार नो। चलिए चलिए, जिसके आंसर भी सही आए होंगे वो उनको। सर अगर दोनों ऑप्शन थे तब, दोनों ऑप्शन क्या, अगर सर दोनों ऑप्शन दे, सीओपी और पंप 6 भी दे और 1.66 भी दे, जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया, तो फिर कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 1.6 करोगे आप, क्योंकि आंसर तो 1.6 है ना दोस्त। ठीक है, कार नोट जब लिखा हुआ ही नहीं है तो आप 6 कैसे बोल दोगे उसका। ठीक है, ठीक, ठीक है सर। चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, अभी मैं, ठीक है क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, जल्दी से मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे मुझे। ठीक है, द क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन, इंजन लिख रहा हूं, ठीक है, इज 30%, इज 30%, then the COP of reversible heat pump, then the COP of reversible heat pump। चलिए कीजिए जरा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। सर 10/3। कितना होगा? सर 10/3। 10/। सर 10/3। ठीक है ठीक है ठीक है, सब अपने अपने आंसर कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख लिया ना, देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एफिशिएंसी दे रखी है हीट इंजन की। ठीक है, कि कितनी है, 30%, इसका मतलब 0.30 आपको निकालनी है सीओपी ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो सीओपी ऑफ हीट पंप आपको निकालना है। ठीक है, रिवर्सिबल है मतलब क्या है, कारनोट है। ठीक है ना, रिवर्सिबल लिखा हुआ है तो कारनोट है, इसका मतलब टेम्परेचर वाले फॉर्मूले आप लगा सकते हो, टेम्परेचर वाले फॉर्मूले आप लगा सकते हो। ठीक है, तो करिए 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 दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया तो मैं कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। ठीक है, 2 चीजें बस, ये 2 चीजें लिखनी है, हीट इंजन 0.30, सीओपी ऑफ हीट पंप। चलिए चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए हैं, 3.33 3.33। चलो एक मिनट का टाइम और देंगे। चलो, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो सही बात है, तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एक तो कौन कौन से मेथड से हो सकता है ये, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, दे रखा है कितना,
0.30। ठीक है, आपको निकालना है COP ऑफ हीट पंप निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक्चुअल अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कैसे निकालो। देखो, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होता है T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाय T हायर। ठीक है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस TL बाई T हायर, तो इज इक्वल टू क्या हो 0.30। इसका मतलब जो T लोअर डिवाइड बाय T हायर की जो रेशियो आई वो कितनी आई, 1.30। ठीक है, आई 1.30 आएगी क्या? ये कितनी आएगी बताओ, 0.70। ठीक है, अब आपको पता है कि COP ऑफ हीट पंप कितना है। COP ऑफ हीट पंप आपने लिखा था क्या, T हायर माइनस T लोअर। अब T हायर का डिवाइड में अगर सब दोनों में कर दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। देखो कुछ नहीं किया, T हायर का डिवीजन इधर भी किया, T हायर का डिवीजन इधर भी किया, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस TL बाई टी हायर। अब ये TL बाई टी हावर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस ये क्या है 0.70, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.30 जो आता है कितना, जो 1.030 इसकी वैल्यू आती है कितनी, 3.33। ठीक है, तो एक जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, वो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा सिंपल सा प्रोसीजर यदि कोई दिमाग लगाए तो देखिए यहाँ पे ये हीट इंजन क्या है, TH माइनस TL डिवाइड बाय TH। ठीक है, और ये क्या है, TH माइनस TL, मतलब एकदम क्या है, दोनों का एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो सीधे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था कि COP ऑफ हीट पंप मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता था, 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू द 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, अगर मैं ये करूं तो दोनों सेम हो जाएंगे ना, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो डायरेक्ट यदि मैं 1 बाई 0.30 करता, जो मैंने इतना लंबा प्रोसीजर किया, तो आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाता। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो ये अगर सर सीओपी रेफ्रिजरेटर पूछता तब तो दोनों नहीं लगता ना। क्या बोल रहे हैं आप? सीओपी अगर रेफ्रिजरेटर इसी क्वेश्चन में रहता कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बताना और इफिशियंसी दिया हो रहा था हीट इंजन का, तब तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते थे रेसिप्रोकल ऑफ अभी मैं इफिशियंसी का। बता रहा हूँ ना, कल मैंने आपको ये बताया था कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू द क्या होता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ठीक है, यस सर, तो यस अब सर, निकल जाएगा ना, और इक्वल टू यस 1 सर, अपॉन हीट इंजन। ठीक है, अब ये चीज अपनी यस। कॉपी में लिख लो आप, ये तीनों अब एक साथ लिख लो। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है आप, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ये वाले तो लिख रहे हो, ठीक है ना, ये चीज लिखते रहे, ये वाला जो आपको मैंने बताया ये लिख रहे हो आप ये चीज। लेकिन आपको इसमें क्या बोलना पड़ेगा कि अगर जो ये तीनों चीजें हैं ये क्या हो, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, इट इज अप्लीकेबल बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। सेम टेम्परेचर लिमिट मतलब अगर तीनों में T हायर एंड T लोअर क्या रहे, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर लिमिट रहे, तब जाके आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, तो आप हमेशा क्या लिखोगे बताओ जरा, इट इज अप्लीकेबल बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, इट इज अप्लीकेबल बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, सेम टेम्परेचर लिमिट। इस
देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है, पर मतलब याद एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टी हायर टी लोअर हर जगह क्या है, चेंज है। रेफ्रिजरेटर के लिए अलग होता है और हीट पंप के लिए अलग होता है, हीट इंजन, मतलब ये तीनों चीजें जब वर्किंग में आती है तो तीनों का सोर्स और सिंक का टेम्परेचर जो रहता है डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जो मैंने बताया ही आपको, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में टी हायर क्या है, एटमोस्फियर, लेकिन हीट पंप में जो एटमोस्फियर है वो क्या बन जा रहा है, टी लोअर। तो अंतर है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए ये चीज आपको दी जा सकती है, ठीक है। उतार दी दोस्तों। अब आगे हम शुरू करेंगे। आज क्या पढ़ना है हमें, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे, वैसे आपको पता ही है सब चीज, लेकिन हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, इंट्रोपी क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद HFG क्या होता है, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी अभी, ठीक है। तो आज ये पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये पढ़ा भी दिया गया होगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमें मतलब अगर नहीं किसी ने क्लास लगाई है, जो हमें ज़रूरी है वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं, क्यों, आधा पौन घंटा लगेगा इसमें, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कहीं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कि अगर प्योर सब्सटेंस मतलब एक ऐसी चीज़ है अगर वो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जाके यदि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइस थी, ठीक है, एक आइस थी, आइस को मैंने वाटर बनाया, फिर वाटर से हमने क्या बना दिया, स्टीम बना दिया, तो ये सब चीजें हुई, ठीक है, स्टीम बना दिया, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। उसका केमिकल कंपोजिशन मतलब H2O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एटम रहे, हाइड्रोजन के दो एटम ही रहे, चाहे वो आइस हुई, चाहे वो वाटर हुआ, चाहे वो बन के क्या बन गया, वेपर बन गया, वेपर या वाटर वेपर बोल देंगे या स्टीम, ठीक है ना, वेपर और स्टीम सेम चीज है, ठीक है। तो अब देख रहे हो आप H2O क्या रहा, सेम रहा, मतलब इसका फॉर्मूला आइस में भी H2O था, तो केमिकल कंपोजिशन सेम रही, तो इस कारण इस वाटर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और जो हम ज्यादातर रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट्स जो यूज करेंगे वो भी क्या होते हैं, ज्यादातर प्योर सब्सटेंस होते हैं, मतलब उसके जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस कर ले वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, ज्यादातर रेफ्रिजरेंट्स। तो इसलिए हमें प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी मतलब बहुतों को पता होगा, मैंने स्टीम पावर सिस्टम फाइनल ईयर को तो होना चाहिए पता, लेकिन तब भी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। TS डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, क्या बनाएंगे, TS डायग्राम, ठीक है। तो अब ये जो क्या हुआ ये अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये अब क्या करें हम, कलर कौन सा ले, व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो ये वेपर डोम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वेपर डोम, ठीक है ना।
अब इसके इधर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, इसके इधर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। इसके इस साइड क्या रहता है, लिक्विड रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, और यहाँ इस साइड क्या रहता है, वेपर रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इसके जो टर्म है वो डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या क्या है, उसके बाद हम देखते हैं क्या हो। चलिए, ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर होता है। देखो कोई भी लिक्विड यदि है, ठीक है ना, लिक्विड मतलब अभी वाटर है, ठीक है, और वाटर को मैंने क्या करना है, स्टीम बनाना है, ठीक है। तो वाटर को यदि मैंने स्टीम बनाना है तो सबसे पहले हमें वाटर को क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले यदि वाटर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ठीक है ना, तो उसको स्टीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक 100 डिग्री सेल्सियस में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ठीक है ना। तो 100 से 100 ही में रहेगा, लेकिन तब भी हम हीट देते रहेंगे, और फिर 100 से और हीट देंगे तो वो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ के एग्जाम्पल के लिए 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। तो अब यही चीज ये, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में यदि स्टीम बन रही है तो ये कौन से प्रेशर में बन रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन हम बनाते हैं। देखो ये कौन सा डायग्राम है, पहले ये लिख लेते हैं, ये डायग्राम कौन सा बना रहे हैं हम, टीएस डायग्राम, समझना सब, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और ये क्या, एस क्या है, इंट्रोपी। अब इंट्रोपी हमने पढ़ लिया थर्मोडायनेमिक्स में, जिसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, एस क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब मैं एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना रहा हूं, यहाँ पे क्या बना रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है, जो टीएस डायग्राम में कैसे दिखती है वो बताता हूं, ठीक है। ये यहां से ऐसे गई, फिर यहां से क्या गई, स्ट्रेट गई, ठीक है, और फिर यहां से कुछ, ठीक है, ये बीच वाली स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब इस लाइन में मैं बता दे रहा हूँ ये कौन से प्रेशर की लाइन थी, P इक्वल टू क्या है इसमें, 1 एटमॉस्फेरिक। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा क्या हो, आप फैमिलियर हो कि प्रेशर, जो वाटर का प्रेशर है हमारे पास, जो भी अवेलेबल वाटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसमें आप फैमिलियर हो कि वाटर यदि स्टीम में चेंज होता है वो किस में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। पर ये हमेशा नहीं होता, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, पर आप अभी ये समझिए कि अभी 1 एटमॉस्फेरिक है। तो जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है टीएस डायग्राम में, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जो कि क्या होती है, इसमें ऐसे, फिर फेज चेंज रीजन में ये ऐसा, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी भी आ ही रहे हैं भाई लोग, खाना खा के भी आ रहे हैं शायद, चलिए दोस्त, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हमारा टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। अब स्टीम में चेंज कब हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और फिर यदि हमने इसे किया तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ये कितना है, ये जो इसका टेम्परेचर है ये है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि देखो इस साइड तो क्या है, सिर्फ लिक्विड लिक्विड है, देखो ध्यान से, ये इस साइड क्या है, लिक्विड लिक्विड है, ठीक है। अब 30 डिग्री सेल्सियस से हमने क्या दिया, कोई वाटर लिया, उसको एक पैन में रखा, ठीक है, या किसी भी बर्तन में रख के उसे हीट किया, तो वो हीट लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लेता जाएगा, ठीक है। तो
30 डिग्री सेल्सियस से वो 30 से लेकर और 100 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या लेगा, वाटर ही लेगा, मतलब वो रहेगा क्या, वो लिक्विड ही रहेगा। अभी वाटर की बात कर रहे हैं, ये किसी भी चीज में वैलिड हो सकता है, ठीक है ना। जो फेस चेंज कर रहा है लिक्विड से वेपर, ये इस वो किसी भी वाटर की जगह आप कोई और लिक्विड भी लेते हो तो वहां भी, जैसे कोई रेफ्रिजरेंट लेते हो तो वहां भी वैलिड होगा, लेकिन अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया, उसको उसमें हीट करते रहे, ठीक है, ये था, ठीक है, इसमें हम हीट करते रहे इसे, ये 30 डिग्री सेल्सियस का क्या था, वाटर था, इसे हम हीट करते गए, ठीक है। तो 30 डिग्री सेल्सियस में सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट प्रेशर में बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर में इसका टेम्परेचर बढ़ता गया और क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पूरा लिक्विड एक ही साथ किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। होगा क्या कि कुछ पोर्शन पहले लिक्विड बनेगा, कुछ पहले थोड़ा वेपर बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा वेपर या स्टीम बोलो, ठीक है, फिर उसके बाद और वेपर बनेगा, फिर और वेपर बनेगा, फिर और वेपर बनेगा, और फाइनली क्या होगा, वो सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेज, इस चीज को क्या बोले, फेज चेंज प्रोसेस। जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जो वाटर आया हमारा, ये कौन सी प्रोसेस थी, फेज चेंज प्रोसेस थी, ठीक है। तो ये सडनली नहीं हुई, इसमें कुछ टाइम लगा, और इस टाइम पे भी हम हीट देते रहे, हीट हमने बंद नहीं की देना, ठीक है ना। इस टाइम में भी हम हीट देते रहे, लेकिन हीट दी सर, तो कोई भी बोलेगा सर हमने हीट दी लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो मैं बोलना चाहता हूं कि फेज चेंज प्रोसेस में देखो, यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे वेपर हो गया, तो ये फेज चेंज जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्योर जो सब्सटेंस रहते हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है। फेज चेंज प्रोसेस में प्योर सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब पूरा स्टीम बन गया तो अब दोबारा हम यदि स्टीम को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा और उसी प्रेशर में बढ़ेगा, तो उस चीज को मैंने 120 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो एक बार में इस रीजन को बोलते हैं सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन। वेट रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है, ठीक है। और इस रीजन को बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन, ठीक है ना, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है, सुपर हीटेड रीजन, ठीक है। ओके, देखो हम 30 से 120 गए, लेकिन हमने हीट कहीं पे देना बंद नहीं किया, ठीक है। तो दो टाइप्स की हीट होती है, एक होती है सेंसिबल हीट, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। जब सेंसिबल हीट का मतलब, यदि किसी चीज को हम हीट दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं क्या, सेंसिबल हीट, SH लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 से लेकर 100 वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका मतलब हमने कौन सी हीट दी उसे, सेंसिबल हीट, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए कि स्टीम का टेम्परेचर क्या था, 100 था, उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर क्या हो गया, 120, तो यहाँ पे भी हमने क्या दी, सेंसिबल हीट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे लिक्विड था और यहाँ पे क्या हो गया, वेपर हो गया, इस पॉइंट में लिक्विड था और यहाँ पे क्या हो गया, वेपर हो गया, ठीक है। तो इस बीच लिक्विड से 100% लिक्विड से 100% वेपर बनने तक जो हमने हीट इसको दी है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे, फेज चेंज प्रोसेस में जो भी हीट हम देते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, फेज चेंज प्रोसेस में जो भी हीट हम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे क्या दी, सेंसिबल हीट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे क्या दी, लेटेंट हीट, और यहाँ पे क्या दी, सेंसिबल हीट,
ठीक है, अब मैं पॉइंट के नाम दे रहा हूं, इसका पॉइंट का नाम दे देता हूं ए, इसका नाम देता हूं बी, और इस बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं इस जिसका नाम है सी, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं डी, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं ई। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसी में काम करना है हमें, इस साइड का मिटा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, आवाज आ रही है ना दोस्तों? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में सबको क्लियर है आवाज? यस सर। चलिए ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे जो मैंने इन पॉइंट के नाम रहे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर था, फिर बी में क्या हो गया, तो इनका भी एक, तो ए में जो वाटर रहेगा, देखो ए में क्या है, इस साइड क्या है, पूरा लिक्विड ही है। ठीक है ना, तो ए में जो पॉइंट रहेगा उसे बोलेंगे हम सबकूल्ड, सबकूल्ड। अब वाटर बोलो, लेकिन हम तो हर चीज के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो सबकूल्ड लिक्विड बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, सबकूल्ड लिक्विड बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बी पॉइंट में हम इसे बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। देखो लिक्विड दोनों है, यहाँ पे भी वाटर था, यहाँ पे भी वाटर है, ए में भी वाटर था, बी में भी वाटर था, लेकिन अंतर क्या हुआ, एक है सबकूल्ड, एक है सैचुरेटेड। तो हमारे पास जो भी वाटर अवेलेबल है नदियों में, या हम जो भी खाना पीना में जो यूज कर रहे हैं, वो क्या है, सबकूल्ड लिक्विड है। इसका मतलब सबकूल्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि जिस टेम्परेचर में उसका फेस चेंज होना था, ठीक है, वो उस टेम्परेचर में ना होके उससे कम टेम्परेचर में। देखो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे फेस चेंज होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रेशर में, किसी पर्टिकुलर प्रेशर में ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेस चेंज होता है। ठीक है, पर्टिकुलर प्रेशर में इसलिए बोल रहा हूं कि अभी आगे बताता हूं क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर में ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेस चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच फेस चेंज अकर एट ए पर्टिकुलर प्रेशर कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर, जिसे टीएस भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ए में सबकूल्ड लिक्विड बोला मैंने, बी को मैंने क्या बोला, सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, इसका नामकरण हो रहा है अभी। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, ठीक है, और सी को ये बोला, उसके बाद क्या होगा, अब सी को क्या बोलेंगे, पहले बी, बी क्या चीज है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब बी एस सैचुरेटेड लिक्विड इसलिए बोला गया, देखो बी पॉइंट में जो है वाटर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर तक आ चुका है, वाटर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर तक आ चुका है, लेकिन वो टेम्परेचर तक आ चुका है, लेकिन वो अभी भी क्या है, लिक्विड ही है, अभी भी वो क्या है, वाटर ही है। तो इस कारण उसका नाम क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको हल्की सी भी हीट अगर देंगे, बी पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर बी पॉइंट में यदि हमारा कोई वाटर है, तो अगर हम उसे हल्की सी भी हीट देंगे, तो वाटर में क्या होगा, कुछ परसेंटेज क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। मतलब ये बी वाला किधर चल जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, और यहाँ का मतलब क्या है, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ पोर्शन लिक्विड है और कुछ पोर्शन क्या है, वेपर है। तो सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या हुआ कि अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि यदि हम उस लिक्विड को हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन उसका फेस चेंज होने लगेगा। मतलब उसमें वेपर
पार्टिकल आने लगेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं बी को। ठीक है, ठीक है। और सी को क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं वेट, वेट रीजन में बोल सकते हैं इसको, या वेट, वेट स्टीम बोलते हैं। ठीक है, वेट वेपर। ठीक है, वेट स्टीम लिख लेते हैं। ठीक, वेट स्टीम या वेट वेपर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। वेट वेपर का मतलब यही है कि उसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है। ठीक है, देखो सी पॉइंट में क्या है, लिक्विड भी है और, अरे यार, ठीक है, सी पॉइंट में क्या है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। चलो, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब डी पॉइंट में जाते हैं। कहाँ चाहते हैं, डी पॉइंट में। अब डी पॉइंट में क्या हो रहा है, डी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर का मतलब क्या है कि अब 100% वेपर बन चुका है। सैचुरेटेड वेपर का क्या अर्थ हुआ कि अब हमारे पास 100% वेपर बन चुका है। अब इसमें लिक्विड एक भी पार्टिकल लिक्विड के नहीं है। ठीक है ना, लिक्विड मतलब वाटर का कोई भी पार्टिकल नहीं है। अब पूरी स्टीम बन चुकी है, तो उसका नाम क्या हो गया, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, आप सैचुरेटेड वेपर को दो तरीकों से बोल सकते हैं हम। ठीक है, दो तरीके से ऐसा बोलेंगे कि यदि मैं अगर डी पॉइंट में हमारा कोई वेपर है, स्टीम है, उसे यदि मैं और हीट देता हूं, ठीक है, उसे मैं यदि और हीट देता हूं, तो क्या होगा, वो सुपर हीटेड रीजन में चले जाएगा। मतलब वो सुपर हीटेड रीजन में चले जाएगा। इसका मतलब सुपर हीटेड का मतलब क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से बी से लेकर डी तक फेज चेंज तो हो चुका है। अब फेज चेंज हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब फेज चेंज के बाद क्या हो सकता है, अब उस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो उस स्टीम का, उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डी पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि डी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे यदि हम उसको और हीट दें, तो वो वेपर जो जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम में हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा इसका उल्टा यदि बोले, देखो हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। इसका मतलब यदि हमारे पास डी में क्या है, सुपर हीटेड सैचुरेटेड वेपर है, डी पॉइंट में हमारे पास सैचुरेटेड वेपर है, और यदि इस सैचुरेटेड वेपर से मैं हीट निकाल दूं, अभी हम हीट दे रहे थे, अब हम हीट यदि उस वेपर से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो वो क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। ठीक है ना, इस उल्टा बोल रहा हूं दोस्त। डी पॉइंट को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, या तो अगर हम हीट देंगे तो वो चल जाएगा किस में, सुपर हीटेड रीजन में। अगर हम डी पॉइंट के स्टीम से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब उससे हीट निकाल लेंगे, तो वो कहाँ चले जाएगा, वेट रीजन में। और वेट रीजन का मतलब क्या है कि यहाँ लिक्विड भी है, वेपर भी है। अगर वेपर से हम लिक्विड करते हैं, ठीक है ना, तो दो प्रोसेस होती है, एक होती है वेपोराइजेशन और एक होती है क्या, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। और इसका उल्टा यदि मैं वेपर से लिक्विड बनाऊं, मतलब स्टीम से वाटर बना दूं, स्टीम से वाटर बना दूं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो डी पॉइंट में यदि मैं थोड़ा भी हीट निकाल दूं, तो इस स्टीम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये इधर से उल्टा इधर यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डी पॉइंट आ गया। ई पॉइंट को मैं लिखूंगा सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर का मतलब ये है कि at a particular pressure, if temperature of steam is greater than the saturation temperature of steam, then it's called superheated vapor. एक पर्टिकुलर किसी प्रेशर में यदि स्टीम का टेम्परेचर उसके सैचुरेटेड टेम्परेचर से ज्यादा है, सैचुरेटेड टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस,
लेकिन हीट देते देते उस स्टीम का टेम्परेचर क्या हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। तो इस ई पॉइंट की स्टीम को मैं क्या बोलूंगा, इस ई पॉइंट की स्टीम को मैं बोलूंगा कि ये सुपर हीटेड स्टीम है, ये सुपर हीटेड वेपर है। ठीक है, अब और चीज, एक दो चीजें और बताएंगे हम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा, अब जो सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया सी पॉइंट में क्या लिक्विड भी है प्लस वेपर भी है। लेकिन आप बोलोगे सर कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कई सारे पॉइंट आ सकते हैं, कई सारे पॉइंट आ सकते हैं, तो इनमें क्या चेंज होगा सर, इनमें क्या चेंज होगा। ठीक है, तो इनमें चेंज क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे तो क्या रहेगा, लिक्विड ज्यादा रहेगा और वेपर क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहाँ पे 10% स्टीम बनी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गई 50% स्टीम बन गई, यहाँ पे सी पॉइंट में बन गई 70% स्टीम, और डी पॉइंट में क्या बन गई 100% ऑफ स्टीम। समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम गए तो यहाँ इस पॉइंट में स्टीम कम थी, फिर स्टीम ज्यादा होती गई, स्टीम ज्यादा होती गई, वेपर ज्यादा होता गया। ठीक है, वेपर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब लिक्विड क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है ना, और यहाँ पे इस डी पॉइंट में क्या हुआ, डी पॉइंट में 100% क्या हो गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, तो बी पॉइंट में क्या था, 100% वेपर स्टीम बन गया। ठीक है, तो बी पॉइंट में क्या था 0% वेपर, और डी पॉइंट में क्या था 100% वेपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वाटर डी पॉइंट में 100% स्टीम बन गई और बी पॉइंट में 0% स्टीम थी, यहाँ पे वो वाटर ही था। ठीक है, और इसके बीच जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इसको हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं कि किस पॉइंट को यदि हम बोले, एक टर्म दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे कितना वेपर है। ठीक है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वेपर है। देखो एक चीज होती है परसेंटेज, दूसरा होता है फ्रैक्शन। परसेंटेज मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक वेरी कर देता, और फ्रैक्शन क्या होता है 0 से 1 तक वेरी करता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज, चलो पहले, उससे पहले मैं एक चीज और लिख रहा हूं। देखो जो ये ग्रीन लाइन है और एक येलो लाइन है, इसकी, इस ग्रीन लाइन का नाम होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, और जो ये येलो लाइन है इसका नाम होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, और एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, जो जहां पे ये दो लाइन मिल रही है, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, बोलिए दोस्त, यहाँ पे ये दो लाइन मिल रही है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, सीपी, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का सिनारियो अभी बताएंगे आपको क्या होता है। चलो इतना हो गया, अब मैं इस जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस जगह के बारे में क्या होगा वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि एक प्रॉपर्टी और डिफाइन, एक चीज और डिफाइन कर देते हैं, वो बताते जाऊं। ठीक है, तो ये वाला मिटा दे रहा हूं, इनके बारे में तो हमें पता चल गया क्या चीज है कि ए पॉइंट। सर हाँ बोलिए, फ्रैक्शन होता है ना सर। आवाज नहीं आ रही दोस्त, क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर डायनेमिक फ्रैक्शन होता है ना। हाँ, सर ये लाइन पर जो SH लिखा है वो क्या है सर? कहाँ पे लिखा हुआ है, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड में क्या लिखा हुआ है दोस्त, एसएच। सुपर हीटेड, और LH का मतलब? देखो एलएच, ये सर ये SH का और LH का क्या मतलब? सेंसिबल हीट। देखो ओके सर, बस हो गया सर। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। हाँ, लेटेंट हीट मतलब ऐसी हीट जहाँ पे फेस नहीं होता है, और सेंसिबल हीट मतलब ऐसी हीट जहां से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो
तब अब आई बात कहाँ किसकी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की और क्वालिटी ऑफ स्टीम। दो चीज बोलते हैं, ठीक है ना, दो चीज बोलते हैं इसे, ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ स्टीम। चलो अब ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्या बोल सकता हूं मैं इसे, क्वालिटी ऑफ स्टीम। कहीं पे क्वालिटी ऑफ स्टीम भी आता है नाम, ठीक है। इसको x से डिनोट करते हैं हर जगह, ठीक है। और इस x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mb डिवाइड बाय mb प्लस l, ठीक है। mb का मतलब होता है मास ऑफ वेपर और ml का मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी ऑफ स्टीम का कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ स्टीम कितनी है टोटल मिक्सचर में, ठीक है। टोटल मिक्सचर जो है आपका, ठीक है, टोटल मिक्सचर देखो ये x जो डिफाइंड हुआ है वो किस रीजन के लिए डिफाइंड हुआ है, B से लेकर D तक डिफाइंड हुआ है, इस रीजन के लिए डिफाइंड हुआ है ये x। तो यहाँ पे कितना फ्रैक्शन है वेपर का, ठीक है, इस पॉइंट में कितना फ्रैक्शन है वेपर का, यहाँ पे कितना फ्रैक्शन है, यहाँ पे कितना फ्रैक्शन है, यहाँ पे, तो इस चीज के लिए डिफाइंड हुआ है वो, तो वो चीज, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होता है, mb डिवाइड बाय mb प्लस l। mb का मतलब क्या है, मास ऑफ वेपर कितना बन गया है, डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल, मतलब टोटल का मतलब क्या हुआ कि उसमें वेपर भी है और लिक्विड भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 0 होगा B पॉइंट में। B पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। और x इक्वल टू 1 होगा किस पॉइंट में, D पॉइंट में, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब कि 100% स्टीम बन गई, ठीक है। यहाँ पे 0 का मतलब क्या हुआ B में कि यहाँ पे स्टीम थी नहीं, मास ऑफ वेपर कुछ था ही नहीं, तो मास ऑफ वेपर कुछ था ही नहीं तो 0 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा D में कि मास ऑफ लिक्विड कुछ है ही नहीं, D पॉइंट में क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड 0 हो जाएगा, तो mb दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। समझ में आया, तो D पॉइंट में ये चीज हुई, ठीक है। और इसके बीच क्या होगा, इसके बीच क्या होगा, x जो वेरी करेगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to 1। x जो होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। तो अब वही चीज मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, कि यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल के लिए 0.1, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.8, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 0.1 हो जाएगा लास्ट में। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी क्यों बोला है, इसका मतलब कि कितनी ज्यादा स्टीम बन चुकी है वो बता रहा है हमें, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब कि कितनी ड्राई है, ठीक है ना, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब यदि आपको बोल दें कि x इक्वल टू 0.1 का क्या मतलब है, x इक्वल टू 0.1 का मतलब क्या है कि 10% ऑफ क्या है, 10% क्या है इसमें स्टीम है और 90% क्या है वाटर है। x इक्वल टू 0.5 का मतलब क्या है कि 50% स्टीम है 50% वाटर है। x इक्वल टू 0.8 का मतलब क्या है कि 80% तो वेपर बन चुका है और 80% अभी भी क्या है, लिक्विड है। 80% नहीं सॉरी 20% अभी भी क्या है, लिक्विड है, और 80% क्या बन गया, वेपर बन गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अभी आगे आगे क्या क्या होगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहां तक हो गया है, ठीक है। और दो चीज अब आगे हम लिखते हैं, ठीक है। एक होता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, एक होता है डिग्री ऑफ सब कूलिंग, ठीक है, और अंडर कूलिंग, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग और डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग यहाँ पे होता है। देखो अगर ई पॉइंट में स्टीम हमारी सुपर हीटेड हो गई है, तो यदि कोई बोले आपसे कि
डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है कहाँ का, 120 माइनस 100, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर से जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया उसे क्या बोला, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। और यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस आया, देखो ए पॉइंट में क्या था, वाटर क्या था, सब कूल था, अंडर कूल था, तो डिग्री ऑफ सब कूलिंग और डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग को क्या बोलते हैं हम, 100 माइनस 30, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या था, डिग्री ऑफ सब कूलिंग था। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है। तो आगे, ठीक है, अभी लाऊंगा उसी डायग्राम को लाऊंगा, अभी मैं डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग अगर मैं बोलूं आपको, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है, और यहाँ पे एट ई लिख ले रहा हूं, ठीक है ना, एट ई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर एट ई माइनस टेम्परेचर एट डी। सर वॉइस ब्रेक हो रही। और किसी को भी हो रही है दोस्त, वॉइस क्लियर है दोस्त? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इंटरनेट मेरा ही खराब नहीं होगा हर समय। चल ठीक है, तो टी हो गया और टी डी हो गया, ठीक है, टी माइनस टी डी, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ सब कूलिंग, डिग्री ऑफ सब कूलिंग, अब डिग्री ऑफ सब कूलिंग कहाँ पे निकालना चाह रहे हैं हम, ए पे निकालना चाह रहे हैं, तो यदि ए पे निकालेंगे तो हम बोलेंगे कहाँ से, टी बी माइनस टी है। अब एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि फेज चेंज प्रोसेस में क्या हुआ, फेज चेंज प्रोसेस में क्या हुआ, अगर प्योर सब्सटेंस है तो नो टेम्परेचर चेंज, क्या हुआ, नो टेम्परेचर चेंज, ठीक है। और फेज चेंज कहां पे होता है, किस टेम्परेचर में होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर में, सैचुरेशन टेम्परेचर में, जिसे क्या बोलते हैं हम, टीएस, ठीक है। तो इसका मतलब जो बी था इक्वल टू क्या था, सी था, इक्वल टू क्या था, डी था। ध्यान से देखिए वो पॉइंट क्या है, बी पॉइंट में क्या है, लिक्विड है, सी पॉइंट में क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है, और टी डी में क्या है, 100% वेपर है। लेकिन यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तीनों टेम्परेचर बराबर है, और इसके बराबर का टेम्परेचर जो इसे बोलते हैं टी सैचुरेशन, ठीक है, इसका नाम है टी सैचुरेशन। इसका मतलब मैं डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी सैचुरेशन लिख सकता हूँ, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी सैचुरेशन निकल सकता हूँ। अब आपको एक क्वेश्चन, मतलब एक चीज ये डाउट में आनी चाहिए कि सर कोई भी लिक्विड है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या सेम रहेगा, मतलब वाटर यदि स्टीम में चेंज हो रही है तो वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है सैचुरेशन टेम्परेचर। और वो क्यों कैसे होगा, वो होगा किससे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यदि आपका मतलब हर एक प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो हर एक प्रेशर का एक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। वाटर के केस में जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में ही क्या बनेगा, वाटर से स्टीम बनेगा, ठीक है। यदि मैं इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूं, ठीक है, या 2 बार कर दूं, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 100 से कुछ कम होगा, वो हम स्टीम टेबल से देख लेंगे, ठीक है। और यदि मैं बोलूं कि मैं वाटर का सिर्फ क्या कर देता हूँ, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देता हूँ वाटर का, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में हमारी स्टीम बन जाएगी,
तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहां जहां पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, ठीक है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। लेकिन ये एक किसी एक लिक्विड का एक ही टेम्परेचर नहीं है, ये प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हर एक प्रेशर का हर एक सेचुरेशन टेम्परेचर है। समझ में आया? प्रेशर बढ़ेगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी घटेगा, प्रेशर घटेगा सेचुरेशन टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर घट रहा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रीवियस में जाते हैं हम, कि यदि मैं दूसरी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यदि मैं लाइन इसमें ड्रॉ करना चाहूं इसी में, ठीक है, तो उसकी लाइन क्या होगी, होगी ऐसे ही कुछ, ठीक है, फिर ऐसी होगी और फिर ऐसी होगी, ठीक है। इसके बीच में यदि मैं 1.5 की लाइन, कोई प्रेशर है 1 पॉइंट लाइन, उसको ड्रॉ करना चाहूं तो वो लाइन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये क्या हुई 1.5, ये क्या हुई 2 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट तो इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस होगा, ठीक है। और यदि मैं 1 से कम वाली लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1 से कम वाली लाइन क्या होगी, अगर मैं 0.1 वाली ले रहा हूँ, 0.1 वाली, तो वो क्या चली जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होना चाहिए आपको, ठीक है। 0.1, 1.5, 2, ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। और देखिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस है ना, टेम्परेचर एक्सिस, तो पूरा ध्यान से दिख, आपको पूरा साफ दिख रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, देखो फेज चेंज किस टेम्परेचर में होगा, इस टेम्परेचर में। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर यहाँ चले गया इस प्रेशर में, यहाँ का सैचुरेशन टेम्परेचर क्या चले गया, यहाँ चले गया। और यहाँ पे जब हमने प्रेशर कम किया तो ये क्या हो गया, इससे कम हो गया, 100 से कम हो गया, ठीक है। वो अभी स्टीम टेबल में हम बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से कर ली है बात, ठीक है दोस्तों। तो आपको हल्का सा एक 5 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। 5 मिनट बाद हम फिर मिलते हैं। 7:45 हो रहा ना, 7:50 तक थोड़ा सा पानी पुनी पी लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट नहीं होना है, यहीं पे रहना है, ठीक है, लेफ्ट नहीं होना है। आप 5 मिनट पानी पी के आ जाइए, ठीक है, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चल, थोड़ा बहुत रेस्ट भी जरूरी है। कुमार राहुल 8:30 बजे तक होगी, ठीक है, 8:30 बजे तक, क्योंकि कुमार राहुल क्लास 8:30 बजे तक होगी, क्योंकि यदि आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ोगे एक दिन में तो बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। अगर आप गेट देना चाह रहे हो तो हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा इतना, ठीक है। 8:30 बजे तक चलेगी। चलो मिलते हैं 5 मिनट में, थोड़ा आराम कीजिए।
चलिए सर सब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि स्टीम टेबल। अब स्टीम टेबल क्या बताती है बताओ जरा। स्टीम टेबल बता रही है आपको प्रॉपर्टीज बता रही है कहाँ पे क्या चीज हो रहा है। ठीक है, स्टीम टेबल। ठीक है, अब स्टीम टेबल, ठीक है, एक तो होता है कि सबसे पहला एक्सिस प्रेशर रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर, फिर उसके बाद और प्रॉपर्टी। और दूसरा उसी कभी कभी क्या होता है कि पहले टेम्परेचर रहता है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर रहता है, उसके अलावा ये रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है वो मैं बताता हूँ स्टीम टेबल में। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं एच को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. चलिए दोस्त, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब आप स्पेसिफिक एंथैल्पी जनरली किस में दी हुई रहती है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, दूसरा जो मेन रहता है वो क्या रहता है, एस का क्या रहता है, स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या रहता है, किलो जूल पर केजी केल्विन। फिर आता है एक ये स्मॉल v, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहता है, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है दोस्त, और स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद आता है एक, कभी कभी यू भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, यू क्या रहता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इसकी भी क्या रहती है, किलो जूल पर केजी में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया रहेगा, पी सैचुरेशन और टी सैचुरेशन। ठीक है, तो दो टाइप से रहती है स्टीम टेबल। कभी क्या रहता है, पहला एक्सिस कभी पी सैचुरेशन रहता है, कभी पहला एक्सिस टी सैचुरेशन। ठीक है ना, टेम्परेचर जैसे कभी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसमें कितना पी सैचुरेशन है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। मतलब प्रेशर चेंज होगा तो टी सैचुरेशन चेंज होगा, टी सैचुरेशन चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, तो ये अलग चीज। और आपको हर इस एच की क्या दी हुई रहेगी, दो प्रॉपर्टी दी हुई रहेगी। एक दिया हुआ रहेगा एच एफ और एक दिया हुआ रहेगा एच जी। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, एस एफ और ये क्या दिया होगा, एस जी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ होगा वी एफ और यहाँ पे दिया होगा वी जी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, यू एफ अगर दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ होगा तो ये निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसको निकालने का मैं बता देता हूँ, यू जी। ठीक है, क्योंकि यू कैसे निकालोगे यदि नहीं दिया हुआ, देखो जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी। ठीक है, तो यू कैसे निकालोगे, एच माइनस पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, वो पी वी दिया हुआ है, पी दे रखा है आपको। ठीक है, अब कोई इंसान बोलेगा सर ये एफ क्या चीज होती है, जी क्या चीज होती है। ठीक है, एफ क्या चीज होती है, जी। और कहीं पे इस जी के जगह क्या रहता है, कहीं कहीं पे या तो एफ होगा, ठीक है, ठीक है, कहीं एफ की जगह कभी कभी क्या रहता है, एफ और एल भी रह सकता है, पर ज्यादातर एफ ही रहता है। ठीक है, एफ भी रह सकता है और एल भी रह सकता है। और जी की जगह कभी जी रहता है, कभी वी रहता है। ठीक है, वी भी रह सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो जो ये एफ जो प्रॉपर्टी बता रहा है वो बता रहा है सैचुरेटेड लिक्विड की। समझ में आया, जो एफ जो प्रॉपर्टी बता रहा है वो बता रहा है सैचुरेटेड लिक्विड की, और जो जी प्रॉपर्टी बता रहा है वो बता रहा है सैचुरेटेड वेपर की। ठीक है, प्रीवियस में जा रहा हूं मैं। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि यदि किसी प्रेशर में, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यदि मैं HF देख रहा हूं, HF देख रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी बता रहा है किसकी, बी पॉइंट की। HF मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, सैचुरेटेड वेपर की। और यदि मैं G देख रहा हूं तो वो बता रहा है डी पॉइंट में कितनी इंथैल्पी है, वो बता रहा है। ठीक है, अभी आप स्टीम टेबल देखेंगे तो तब आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, HF FG मतलब क्या है, F क्या बता रहा है, सैचुरेटेड। जैसे ये स्टीम टेबल हुई ना आपकी, ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, तो ये एक प्रेशर लाइन है। इस प्रेशर लाइन में हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो यदि आप अगर बोलोगे कि सर मैंने मुझे क्या चाहिए, मतलब मैंने HF देख लिया है, तो HF मतलब क्या बोलेंगे हम कि इस पॉइंट की जो भी F वाली वैल्यू होगी वो किस पॉइंट की होगी, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी का मतलब कि इस पॉइंट में यदि हम HF देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट में स्पेसिफिक इंथैल्पी कितनी है उस लिक्विड की, वो देख रहे हैं। अगर हम SF देख रहे हैं तो इस पॉइंट में कितनी स्पेसिफिक इंट्रॉपी है वो देख रहे हैं। अगर हम BF देख रहे हैं तो उसमें कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो देख रहे हैं। ठीक है, अब सेम चीज बोलें कि सर हमने स्टीम टेबल में गए, हम इस प्रेशर में गए और हमने HG देख लिया सर। ठीक है, ठीक है, तो HG देख लिया, तो अब सर ये प्रॉपर्टी किस पॉइंट की है, तो ये किस पॉइंट की प्रॉपर्टी है, येलो वाले पॉइंट। अगर आपने किसी प्रेशर में SG HG VG देखा है तो वो सब प्रॉपर्टी है किसकी, सैचुरेटेड वेपर की। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, सैचुरेटेड लिक्विड की। ठीक है, और ये अगर G वाली प्रॉपर्टी देख रहे हो तो सैचुरेटेड वेपर की। ठीक है, अब आपको एक बार स्टीम टेबल दिखा देता हूं मैं। स्टीम टेबल यहां पे देखो आप। ठीक है दोस्त, तो यहां पे देखिए, देखो मैंने बोला कि टेम्परेचर भी हो सकता है पहले एक्सिस में। मैंने क्या कहा कि टेम्परेचर भी हो सकता है पहले एक्सिस में, और प्रेशर भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपको अभी देखते हैं, अभी आपको बता देते हैं। देखो हमने P एटमॉस्फेरिक में लिया था ना, ठीक है, आपको मैं 100 डिग्री सेल्सियस में बता देता हूं कि P सैचुरेशन कितना है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने देखा कि P सैचुरेशन कितना है, लगभग इतना। और इतना ही क्या रहता है, ये मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, मेगा पास्कल का मतलब हुआ 10 टू द पावर 6 हुआ। ठीक है ना, तो ये लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बोलते हैं ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, 1.01325, क्या रहता है, 1.01325 बार के लगभग। बार का मतलब क्या हुआ, इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये लगभग उतना ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो हमने देखा तो टेम्परेचर चले जाता है दोस्त। ठीक है, और वही चीज यदि मैं बोलूं कि आपको प्रेशर के रिस्पेक्ट में बता देते हैं, अगर स्टीम टेबल होगी इसमें, देखो ये प्रेशर वाली टेबल आगे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सैचुरेशन लाइन बेस प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो प्रेशर यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखें तो जब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा हूं, मतलब 0.12 कुछ ऐसा कर रहा हूं, 0.123, देखो यहाँ पे बार है लेकिन मेगा पास्कल में क्या हो जाएगा, 0.1013 कुछ होगा मेगा पास्कल में। तो वो चीज हम देख लेते हैं, मेगा पास्कल में देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ये पेंसिल डिसलेक्ट नहीं हो रही भाई, छोड़ देते हैं इसको। मेगा पास्कल में देखो, ये कर्सर देखना, मेगा पास्कल में जाएंगे हम किस में, 0.13 कुछ,
देखिए यहाँ पे 0.11, देखो 110 में यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 99.60, ठीक है ना। इसका मतलब इस प्रेशर में यदि आपको स्टीम बनानी है तो टेम्परेचर कितना चाहिए 99, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का लगभग, ठीक है ना। समझ में आया। लेकिन आप यदि प्रेशर कम करते जा रहे हो, अगर प्रेशर मैंने कर दिया 0.005 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो आपका 81 डिग्री सेल्सियस में ही स्टीम बन जाएगी, ठीक है। यदि आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, जैसे 0.20 कर दिया आपने, ठीक है, तो अब आपको स्टीम बनाने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये जो पहली लाइन है ये प्रेशर लाइन है, ये पहली लाइन है जो ये प्रेशर लाइन है, ये टेम्परेचर लाइन है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो आप ये हमेशा देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टीम किस टेम्परेचर में बनती है, ठीक है, तो आप सीधे मुंह से ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस में बनती है, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि हमें ये बताइए कि किस प्रेशर में आप स्टीम बना रहे हो, ठीक है। यदि आप बना रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो स्टीम बनेगी 100 डिग्री सेल्सियस में। यदि आप उससे प्रेशर कम कर रहे हो तो स्टीम कम टेम्परेचर में बन जाएगी। यदि आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हो तो स्टीम ज्यादा टेम्परेचर में बनेगी, ठीक है। एज ए इंजीनियर आपका ये आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या आ रहा है, VF VG, ठीक है, UF UG इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी HF HG, ठीक है, और ये क्या है SF SG, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी देखो, हम क्या बोलेंगे, हम प्रेशर या टेम्परेचर हमें दिया हुआ होगा, यदि हमें प्रेशर दिया हुआ होगा तो हम प्रेशर वाली टेबल में जाएंगे, यदि हमें टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो टेम्परेचर वाली टेबल में जाएंगे, जो ऊपर दिखाई थी उसका टेम्परेचर इधर होगा और प्रेशर इधर होगा, ठीक है। और उसमें हम सारी प्रॉपर्टी आपको जो जो चाहिए वो आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है। ये ऊपर दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रेशर में देखते हुए गलती करते हैं कई बच्चे, तो यहाँ पे हर एक स्टीम टेबल हर बुक की या हर पब्लिकेशन के अलग अलग आती है। कहीं पर प्रेशर मेगा पास्कल होगा, कहीं पे प्रेशर क्या होगा बार में होगा, और कहीं पे क्या होगा किलो पास्कल में होगा। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, ठीक है। और ध्यान देने की बात है कि ये बोलिए, कोई डाउट है दोस्त? HFG सर डिफरेंस है। हाँ, तो HFG होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब ये डिफरेंस है Hg माइनस HF का। समझ में आ गया, Hg माइनस HF का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे SFG जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, ये क्या है Sg माइनस SF का डिफरेंस है। समझ में आया। अब ये चीज मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि क्यों इस डिफरेंस की जरूरत पड़ी और क्यों इसको अलग से निकाला गया है, ये अलग से क्यों दे दिया गया है, वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन आपको स्टीम टेबल दिख चुकी है आपको, ठीक है ना। अब ये तो स्टीम टेबल है, लेकिन हम अपने रेफ्रिजरेशन में क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट का यूज करेंगे। तो हर एक लिक्विड के लिए, हर एक रेफ्रिजरेंट के लिए ऐसी एक टेबल होगी जिससे आपको प्रॉपर्टी देखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई बात, प्रॉपर्टी देखने आनी चाहिए। दूसरा, यदि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि गेट में ये सारी वैल्यू दे देंगे और आपको या तो एक टुकड़ा टेबल का दे देंगे, इतना टुकड़ा टेबल का दे देंगे आपको, और आपको बोलेंगे कि हम इतने इस प्रेशर में और इस प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो आप अब मतलब सॉल्यूशन निकालिए। तो आपको प्रॉपर्टी देखनी आनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि HFG क्या क्या वैल्यू आया, ठीक है। तो HFG क्या हुआ है, इसका डिफरेंस, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस Hg माइनस HF, ठीक है। अब मैं कुछ आपको इंथैल्पी और इंट्रोपी निकालना बता रहा हूं अलग अलग पॉइंट में, ठीक है। इंथैल्पी और इंट्रोपी निकालना बता रहा हूं अलग अलग पॉइंट में, ठीक है। पहले मैं एक, ठीक है, जल्दी से एक वो बना लेते हैं, किसी प्रेशर में ले रहे हैं हम। ये क्या हो गया, सैचुरेशन
रूम हो गया, इसके अंदर क्या लिक्विड वेपर है, ठीक है, और ये कोई प्रेशर लाइन जा रही है, ठीक है, प्रेशर लाइन, और ये टेम्परेचर क्या हो गया, टी सैचुरेशन टेम्परेचर, जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ये क्या हो गया, टी सैचुरेशन टेम्परेचर। ये कौन सा एक्सिस है, टेम्परेचर, ये कौन सा एक्सिस है। तो ये टीएस डायग्राम है, वैसे अलग अलग डायग्राम, ठीक है, बनते हैं, ठीक है। हमें अभी टीएस ही डायग्राम देख रहे हैं, आगे मैं बता दूंगा। इसका पॉइंट, ए पॉइंट सेम चीज बना रहा हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे क्या है सी पॉइंट, यहाँ पे क्या है डी पॉइंट, यहाँ पे क्या है ई पॉइंट। तो आपको इंथैल्पी और इंट्रॉपी निकालना बता रहा हूँ हर पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंथैल्पी से स्टार्ट करते हैं। इंथैल्पी मतलब कौन सी इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो यदि सबसे पहले बी पॉइंट में देखते हैं, यदि बी पॉइंट में देखना है तो जो एच बी है वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा, एच एफ के बराबर होगा, क्योंकि जो बी पॉइंट है वो क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है। तो जो एच एफ की वैल्यू होगी वही क्या होगी, एच बी की वैल्यू होगी। अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि ये बी पॉइंट में कितनी इंथैल्पी है उस लिक्विड की, या कितनी इंथैल्पी है, तो आप क्या बोलोगे, एच एफ की वैल्यू देखोगे और वो बोलोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बी के बाद क्या है, बी के बाद मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है, फिर सी पे जाएंगे। अब अरे डी लिखना है, डी की प्रॉपर्टी क्या होगी, एच डी, और एच डी क्या है, सैचुरेटेड वेपर पॉइंट है, यहाँ पे 100% वेपर बन चुका है। तो एच डी की प्रॉपर्टी वही होगी जो एच जी होगा टेबल में जो हमने बताया था, ठीक है। अब आया सी पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ पे है, वेट रीजन में, ये कहाँ है, वेट रीजन में। और वेट रीजन के लिए फॉर्मूला होता है, वेट रीजन के लिए हमने एक डिफाइंड किया है, एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये यहीं पे काम आने के लिए डिफाइंड किया है। तो एच सी हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा आपका एच एफ प्लस जो सी पॉइंट में एक्स होगा वो डिवाइड बाय एच जी माइनस एच एफ, नहीं सॉरी, इंटू एच जी माइनस एच एफ, ठीक है। और आपको पता है कि ये एच जी माइनस एच एफ का डिफरेंस को कभी कभी क्या बोल देते हैं, एच एफ जी, क्या बोल देते हैं, एच एफ जी। तो एच एफ जी मतलब ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। इतनी हीट दी है हमने, वो है ये, ठीक है। तो एच सी का निकाल लोगे, देखो एच सी कैसे निकालोगे दोस्तों, आपको एक्स दिया हुआ होगा, ठीक है, एक्स आपको दिया हुआ होगा, ये चीज और ये चीज, ठीक है। एच जी एच एफ आप स्टीम टेबल से निकाल लोगे। तो एच सी में आपसे कोई बोले कि सी पॉइंट में कितनी इंथैल्पी है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के आप सी पॉइंट की इंथैल्पी को क्या कर दोगे, डिटरमाइन करोगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या पूछा जाता है कि डी पॉइंट की इंथैल्पी बताओ, नहीं सॉरी, ई पॉइंट की इंथैल्पी बताओ, डी तो हो गया, ई पॉइंट की इंथैल्पी बताओ। तो जो ये ई पॉइंट है ये किस में है, सुपर हीटेड रीजन में। तो इसकी इंथैल्पी दो तरीकों से निकलती है, एक तो स्टीम टेबल में दी हुई रहती है। तो स्टीम टेबल वाला तो हम देखेंगे क्या, जब हम, हाँ बोलिए सर, एक्स सी जो है वो एक्स ही है। एक्स सी है, सी इसलिए लिखा है, नामकरण किया है इसका कि सी पॉइंट में जितना एक्स है, समझ रहे ना आप, ठीक है। यस सर। अब मैंने क्या बोला, ई पॉइंट का है सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। उस सुपर हीटेड रीजन में हम दो तरीकों से प्रॉपर्टी निकालते हैं। एक तो निकालते हैं स्टीम टेबल से कि सुपर हीटेड रीजन की भी एक स्टीम टेबल अलग से होगा स्टीम टेबल में, ठीक है। तो ये तो बताएंगे हम, अभी रहने दो इसे, जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। और दूसरा निकलता है फॉर्मूले से, फॉर्मूला वाला मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं कि आपने एक चीज पढ़ी होगी क्या, डी एच इक्वल टू सी पी डी टी, पढ़ा है आपने, समझ में आ गया।
DH इक्वल टू CP DT आपने पढ़ा है, तो E और D पॉइंट का DH देखते हैं हम, ठीक है। DH मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो E और C पॉइंट का DH क्या लिखेंगे हम, HE माइनस HD, ठीक है। तो CP किसका देखेंगे, CP देखेंगे वेपर का। वेपर मतलब देखो वाटर का CP होता है 4.18 और वेपर का होता है लगभग 1.88 शायद, ठीक है ना, ठीक है, उसे कंफर्म कर लेना आप, 1.88 के लगभग लगभग होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर वेपर का लेना है, क्योंकि D से E तक ये वाला रीजन क्या है, यहाँ स्टीम बन चुकी है, वेपर बन चुका है, ठीक है। तो दूसरा अभी वाटर की बात कर रहे हैं, और वाटर की जगह अगर रेफ्रिजरेंट होगा तो उस रेफ्रिजरेंट की जो स्पेसिफिक हीट वेपर रीजन में होगी वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है TE माइनस TD। अगर आपको प्रेशर दे रखा है, ठीक है, तो प्रेशर से आप T सैचुरेशन निकाल दो, ठीक है। तो वही T सैचुरेशन ही क्या है, TD भी है, वही क्या है TBB भी है, और वही क्या है TC भी है। मैंने बोल दिया कि BCD तीनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल गया कि आप HE की वैल्यू निकाल पाते हो कि नहीं। तो HE की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे V है। हेलो हेलो हाँ हेलो भी सर, मैंने यहाँ पे CP V क्या है वहाँ? भी इसलिए लिखा है, चलो इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ठीक है। भी मैंने इसलिए लिखा है ताकि एक ही, क्योंकि CP देखो वाटर का CP अलग होगा, ठीक है, और स्टीम का CP अलग होगा, समझ में आ गया। तो इसलिए भी जो डिनोट कर रहा है वो वेपर डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जो CP हम लेंगे वो वेपर का लेंगे, बहुत जमीन आसमान का अंतर आता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। वाटर का होता है 4.18 और वेपर का लगभग 1.88 या शायद 2 के लगभग, देख लेना एक बार, चेक कर लेंगे या तो बता देंगे जब आगे आएंगे हम, ठीक है, समझ में आया। जो V हम लोग का वो वेपर का है सर? V मतलब मैं V इसलिए लिखा हूं ताकि आप हमेशा आपके ध्यान रहे कि हमें जो यहाँ पे CP रखना है, अगर हम सुपर हीटेड रीजन में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहां पे वेपर का CP रखना है, ना कि कोई 4.18 रख दें आप यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने ओके सर, समझ गया। लिखा है, ठीक है। अब HD प्लस CPV TE माइनस TD, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब निकाल लोगे, आपको टेम्परेचर दिया हुआ होगा, CP दिया हुआ होगा, HD क्या है, HD तो मैंने पहले ही निकाल दिया है। HD मतलब क्या है, HG पता है तो आप HE निकाल लोगे, ठीक है। अब सेम चीज मैं A पॉइंट में लगा लेता हूं, ठीक है। DH इक्वल टू CP DT को यदि मैं A पॉइंट में लगाऊं तो क्या होगा, DH मतलब क्या हो गया, HB, ध्यान से देखेंगे, HB माइनस HA, ठीक है। और यहां पे CP क्या लिखूंगा मैं, लिक्विड की, ठीक है, CP लिक्विड बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, इस A से लेकर B तक सिर्फ क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है ना। तो CP लिक्विड लिख सकते हैं। और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, TB माइनस TA, और TB कुछ नहीं है, TB क्या है, सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, HB निकल जाएगा। HB कैसे निकलेगा, इसी HB कैसे निकलेगा, HB तो आपको पता है, HA निकालना है, ठीक है। तो A पॉइंट में यदि आप HA निकाल रहे हो तो HA उस साइड क्या, इसको इस साइड लाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ गए, ठीक है, तो HA इक्वल टू हो जाएगा HB, ठीक है, माइनस CPL, L लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की बात हो रही है। फिर आ रहा है TB माइनस TA, ठीक है। टेम्परेचर आपको दिए हुए होंगे, ठीक है। और सैचुरेटेड जो ये सबकूल्ड वाले रीजन है, यहाँ पे स्टीम टेबल कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
सुपर हीटेड की तो स्टीम टेबल रहती है, लेकिन सब कूल्ड की ज्यादा स्टीम टेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो उस कारण ज्यादातर आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। और एच बी आप क्या, एच बी तो आप पहले निकाल चुके हैं, जो एच एफ होगा वही क्या होगा, एच बी होगा। एच निकल गया दोस्तों, आगे बढ़े। चलो अब क्या निकालते हैं, हो गया, करूं नेक्स्ट करूं दोस्तों, कोई अनम्यूट करके बोल दे दोस्त। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस सर। ठीक ठीक है, अब बात आई इंट्रोपी की दोस्तों। इंट्रोपी, अब इंट्रोपी अगर निकालनी है तो वो भी मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है। बी पॉइंट की इंट्रोपी क्या होगी, अगर एस बी इंट्रोपी देखना चाहो तो वो वही होगी जो क्या हो गई, एस एफ होगी, ठीक है। डी पॉइंट की इंट्रोपी वही होगी जो क्या होगा, एस डी वही होगा जो क्या होगा, एस जी होगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई बोले कि सी पॉइंट की निकालनी है आपको, तो सी पॉइंट के लिए दोबारा क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस सी, जो उसमें एस एफ आ जाएगा, प्लस सी पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स सी, ठीक है। और फिर क्या होता है, एस जी माइनस एच एल, ठीक है ना। जहां एच आ जा रहा था वहां एस आ जाएगा, ठीक है। और इसी को कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, एक्स सी और एस जी माइनस एच एफ को क्या लिख देते हैं, एस एफ जी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, इस एस एफ जी को भी क्या लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लोग। वो क्या चेंज आया यहाँ पे देख लो आप, आपको पता है डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू बाई टी, ठीक है। तो मतलब जो डी एस इंट्रोपी चेंज है एस जी से एफ, मतलब जो फेज चेंज में जो इंट्रोपी चेंज हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो इंट्रोपी चेंज हुआ, जो क्या था, बी पॉइंट था और डी पॉइंट था, ठीक है। इस बी से डी तक जो चेंज आया उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन द क्या, हीट, मतलब जितनी हीट ट्रांसफर भी उतना, और उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब हीट जो होती है ट्रांसफर वो होती है एच एफ जी के बराबर। एच एफ जी को तभी हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। एच एफ जी को जो मैं लिखता हूं वो क्या होगा, जो हीट हम दे रहे हैं वो कितने के बराबर दे रहे हैं, मतलब बी से डी पॉइंट तक जाने के लिए जो हमने हीट इसे दी है वो किसके बराबर दी है, एच एफ जी के बराबर दी है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब इस एस एफ जी को कभी कभी लोग क्या लिख सकते हैं, एच एफ जी डिवाइड बाई टी सैचुरेशन, यहाँ पे का टेम्परेचर जो सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। ए बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया। अब बात आती है किस, ये वाला एक और बता दीजिए, नहीं समझ में आया। कौन सा वाला, ये जो आपने एच जी जी इक्वल टू लेटर हीट ऑफ आवाज नहीं आ रही वेपोराइजेशन दोस्त, लिखा थोड़ा है, जोर से बोलिए। तो ये लेटर हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखा ना, यही वाला समझ में नहीं आया, ये चेंज कैसे किया आपने। मैंने बोला कि लेटेंट हो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि एस इतनी हीट जिसमें फेज चेंज हो रहा है, मतलब पहले बी पॉइंट में क्या था, पूरा लिक्विड था, पर कौन सा लिक्विड था, सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब टेम्परेचर उसका सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम हीट देते गए देते गए देते गए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ नहीं, लेकिन क्या होता गया, स्टीम बनती गई। और डी पॉइंट एक ऐसा है जहां पे स्टीम क्या बन गई, टोटल स्टीम बन गई, ठीक है ना। तो यहां से बी से डी तक जो हमने हीट दी, जो हीट दी उसको, वो किसके बराबर रहती है, एच एफ जी के बराबर। एच एफ जी कुछ नहीं रहती, वो क्या रहती है, एच जी माइनस एच एफ। समझ में आया ना कि बी पॉइंट में तो उसके पास क्या रही, बी पॉइंट में उसके पास रहा एच एफ, और डी पॉइंट के उसके पास रहा एच जी। तो एच एफ एच जी हमेशा बड़ा रहता है, मतलब एफ में जो उसके पास इंथैल्पी थी वो बढ़ बढ़ के डी पॉइंट में क्या हो गई, वो बढ़ के क्या हो गई, एच जी हो गई, ठीक है। आप स्टीम टेबल में देखे हुए तो वो बहुत अंतर रहता है इसमें, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये देखो यहाँ पे HF कितना रहे 359 किसी में भी देख लो, और HG कितना है 26,26,2652.9, ठीक है, हर में सब में देख लो, डिफरेंस लगभग 2282 के लगभग किलो जूल पर केजी, इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो HFG बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि देखो यहाँ पे तो था बी पॉइंट में क्या था HF था, उसके बाद हम हीट देते गए देते गए देते गए, तो डी पॉइंट में जो वाटर से स्टीम बना उसकी इंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज कितनी हुई, वो कितनी इंक्रीज हुई, HFG के बराबर हुई, ठीक है ना। HF कम था, उसमें क्या जुड़ गया, HFG जुड़ गया, HFG मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जुड़ गया, तो HF प्लस HFG जब जुड़ के क्या बन गया, HG बन गया, मतलब उस पॉइंट में ज्यादा हीट उसके पास आ गई, ज्यादा इंथैल्पी उसके पास आ गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक थर्मोडायनेमिक से एक रिलेशन रहता है, जो रिवर्सिबल प्रोसेस का रिलेशन रहता है, ds इक्वल टू dq/t, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द रहता है चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। समझ में आया। तो यहाँ पे जो ये रहता है, इसी चीज में आपको अगर बोल दिया जाए कि B से D तक जो इंट्रोपी चेंज हुआ है वो इतना हुआ है Sg माइनस HF, ठीक है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, SFG भी बोल रहा हूँ। अब इस SFG को इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में यदि dq/t के रिस्पेक्ट में लिखना है तो उसे हम HFG/T सैचुरेशन लिख सकते हैं। गॉट इट दोस्तों, हो गया राहुल? यस सर, हो गया। यस सर, यस सर। चलिए, अब आ गया ई पॉइंट का। ई पॉइंट कहाँ था, सुपर हीटेड रीजन में, ठीक है। और उसके लिए आप, मैं ज्यादा सीधे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ आपको, और ये चीज आपको इंट्रोपी वाले में ये ds इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रेशर में क्या होता है बताओ जरा, CPLN, ये LN है, ये सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। चेंज इन इंट्रोपी इन कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू CPLN, T हायर बाय T लोअर, या T2/T1 ऐसा लिख लेते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो भी काम चल रहा है इस लाइन में, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन में काम चल रहा है हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब मैं ds को यदि मैं SC माइनस SD लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CP। अब देखो SE और SD क्या था, D से लेकर E तक क्या था, स्टीमी थी, तो CP वेपर लिख ले रहा हूँ। LN T2 T1, मतलब T2 का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर, और T1 का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारा, E पॉइंट का टेम्परेचर है, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, D पॉइंट का टेम्परेचर। D से लेकर हम E तक गए, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, SE निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको SD तो पहले ही आपको पता है, ठीक है, SD आपको पता है। SD कहाँ पता है, SD मतलब क्या है, SD मतलब क्या है, SD, तो SD पता है, CP वेपर पता होगा, टेम्परेचर आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, और इससे आप SE निकाल सकते हो, ठीक है। सेम चीज आप क्या किसके लिए निकाल सकते हो, अब मैं बोलूं कि A का निकालना है तो SB माइनस SA, यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या हो जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, CP लिक्विड, फिर क्या आ जाएगा LN, और टेम्परेचर क्या है, हायर टेम्परेचर TB और लोअर टेम्परेचर TA, ठीक है। हम प्रोसेस इसको बोल रहे हैं A से लेकर B तक कोई प्रोसेस हुई जिसमें इंट्रोपी चेंज कितना आया, SB माइनस SA आया, जो इक्वल होता है कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है इसका फॉर्मूला, CPLN T2/T1। T2 मतलब जो फाइनल स्टेट में उसका टेम्परेचर है, तो T1 मतलब इनिशियल स्टेट में। तो फाइनल क्या हुआ, B पॉइंट में क्या हो, तो इनिशियल क्या था, A पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी यदि आप देखें अभी, तो आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। बी आपको पता है स्टीम टेबल से, बी क्या होगा, जो एफ के जो SF होगा वही बी होगा। CPL मतलब लिक्विड की स्पेसिफिक हीट लेनी है आपको, लिक्विड की, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड लिक्विड है और इस साइड वेपर है, और इसके बीच क्या है, लिक्विड प्लस वेपर, ठीक है। तो CP लिक्विड की एज एग्जांपल वाटर ले ले, तो वाटर में क्या ले लोगे आप, 4.18, ठीक है।
और ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे भी हमेशा ध्यान रखें टेम्परेचर केल्विन में लेना। देखो किसी भी फॉर्मूले में यदि टेम्परेचर रेशियो में आ रहे हैं, किसी भी फॉर्मूले में यदि टेम्परेचर रेशियो में आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर वाले में, तो आपको टेम्परेचर क्या लेना है, किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ये हमेशा ध्यान देना। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लेते हो तो ये आपके आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें अब एक हल्की सी सर बोलिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर वो जो हम लोग वीसीआर में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं तो वहां भी एसएफजी को एचएफजी बाई टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो वहां पे टी तो सर चेंज कर रहा होता है, तो टी वहां पे कौन सा लिखते हैं? वीसीआरएस में टी चेंज नहीं होता दोस्त। ऐसे सर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जिस टाइम कर रहे होते हैं वीसीआरएस में, हाँ यस सर, बीसीआरएस में देखो अब जब हम आगे पढ़ाएंगे तब आ जाएगा आपका, लेकिन टी चेंज हम हमेशा यहाँ पे ले सकते हैं। जो बीसीआरएस का डायग्राम पीएच डायग्राम बोलते हैं ना आप, ये पीएच डायग्राम हाँ ऐसा रहता है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो हमेशा यहाँ पे का ही होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम जब एचएफजी वो जो डीक्यू वाला नहीं लगा सकते, ठीक है, वो इंटीग्रेट कर, लेकिन चलो आप रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन बताना मुझे कि कहाँ पे हुआ है, तब हम डिस्कस करेंगे दोस्त। ठीक है, नहीं तो अभी सारे लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है, उससे कल, ठीक है सर, आप एक कल परसों हमने वही बताना है। ठीक है, देखो कभी कभी आपको एक्स लाइन कैसी रहती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन कैसे रहती है, वो बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ पे है x इक्वल टू क्या है 0.2 है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0.5 और यहाँ पे x इक्वल टू 0.8, लेकिन सेम चीज ये यहाँ पे क्या हो जाएगी x इक्वल टू 0.2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो मतलब जो x वाली लाइन होती है वो ऐसे जाती है, तो कांस्टेंट x की जो लाइन होती है वो स्टीम टेबल में ऐसे दिखाई जाती है, कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ठीक है ना, ठीक है, जैसे ये 0.5 की है तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे कई सारी लाइन हो सकती है। ठीक है ना, तो वो डरना नहीं है आपको, ये x वाली लाइन है कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये इस साइड क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, आपका डायग्राम क्या होता जा रहा है। ठीक है, डायग्राम आपका क्या होता जा रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है। और यहाँ पे एक ध्यान में दीजिए, अब एक दो चीजें और बतानी, उसके बाद ये वाला डिस्कशन ये प्रॉपर्टी वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट लाइन है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना दोस्त, चलो इसे एंडो कर लेते हैं। ठीक है, फिर तीन प्रेशर लाइन बनाई है मैंने। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं 1 बार, ये ले लेते हैं 20 बार और ये ले लेते हैं 50 बार। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे इस सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर का डिफरेंस घटता गया। दिख रहा है आपको, यहां से यहां का डिफरेंस घट रहा है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, और यहाँ जाते जाते ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो HFG है वो क्या हो जा रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब जैसे यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे ना दोस्त, तो हमें क्या, जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो हम हीट दे रहे थे इसको लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए, वो हमें क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होता जा रहा है, ऊपर जाते जाते इसके बीच का स्पेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट का क्या रहता है, क्रिटिकल पॉइंट जो वाटर के केस में है वो कितने प्रेशर में आता है, ये आता है 221 बार के लगभग आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है ये 374 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट रहता है, ठीक है। पी सैचुरेशन एंड टी सैचुरेशन, ठीक है। तो ये कौन सा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 374। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी स्टीम का किसी भी वाटर का टेम्परेचर मैं 374 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो वहां फेज चेंज रीजन नहीं आएगा, फेज चेंज रीजन नहीं आएगा। फेज चेंज रीजन इस मतलब जो हम यहाँ पे बोल रहे थे ना कि कुछ लिक्विड बना, फिर वेपर बना, फिर और वेपर बना, फिर और वेपर बना, और बाद में जाके यहाँ पे जब सैचुरेटेड वेपर में आया तो 100% वेपर हुआ। लेकिन जैसे मतलब क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर का केस क्या बता रहा है, ठीक है, यदि हम 374 से ज्यादा गए या 221 बार से ज्यादा गए, किस में, वाटर के केस में, ठीक है, वाटर की वैल्यू है, तो वहां पे फेज चेंज नहीं आएगा, वहां पे सीधे डायरेक्ट लिक्विड क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में, डायरेक्ट लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे कोई भी ये वाला फेज चेंज रीजन जो वेट रीजन है वो नहीं आएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट देखो वाटर के केस में तो इतना है, और हर चीज के केस में ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। ये हर अब हम जो पढ़ेंगे, हम रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, तो वो प्रॉपर्टी कैसे क्या होता है वो चीजें हम देखेंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो आज का डिस्कशन लगभग यहीं पे फाइनल है। कोई डाउट है दोस्तों तो पूछिए एक बार, ठीक है। जिसको कोई डाउट है वो पूछेगा, ठीक है, जिसको नहीं है, ठीक है, वो लीव कर सकता है। कोई डाउट है दोस्तों तो वो पूछ ले। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज नहीं आ पा रही दोस्तों आपकी। रशीद कुछ बोल रहे हो? हाँ ये सर। हाँ बोलिए बोलिए सर नागेश्वर, क्या सर? रशीद को बोलने दो, उसके बाद आप बोलना। हाँ रशीद बोलिए। सर हम पूछ रहे थे SFG को HFG अपॉन T रिप्लेस करने का एक कंडीशन होता है कि सर वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो HFG अपॉन T लिख देते हैं। यस यस सर उसमें T, तो सर T कांस्टेंट भी होना चाहिए क्या? देखो ये जो SFG को HFG जो फेज चेंज प्रोसेस होती है दोस्त, तो वो क्या होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरनली रिवर्सिबल होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इंटरनली रिवर्सिबल होती है, एक्सटर्नली तो नहीं बोल सकते, इंटरनली रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है, ठीक है। नो सर, जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है वहां पर SFG को मतलब इंटीग्रेशन होगा, क्या सर, इंटीग्रेशन होगा। आपने डीएस वाले फॉर्मूले पढ़े थे, तो वहां पे वहां पे चेंज इन एंट्रोपी जो करते हैं ना हम दोस्त, वो हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके निकालते हैं। कांस्टेंट प्रेशर के लिए इतना निकला, उसके लिए इतना निकला, डीक्यू को कुछ अलग लिख के उसके बाद करते हैं। तो एक बार आप वो पढ़ोगे ना, जैसे एंट्रोपी वाले जितने भी फॉर्मूले निकले उसे देखना आप, तो वहां पे वही हो रहा है, ठीक है। अच्छा। और कुछ नागेश्वर बोलिए। सर आवाज नहीं आ रहा था मेरे में। अच्छा सर, चलिए ठीक है। और कोई सर इसका पीडीएफ भेजिए सर।
यार पीडीएफ तो कुछ कुछ मैं मिटा दे रहा हूँ, कुछ कुछ तो आप लोग थोड़ा मतलब जब बैठ ही रहे हो इतने दिन तक टाइम तक, तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है, वो लिखते जाइए थोड़ा बहुत जो लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हो सके नोट बना रहे थे सर, नोट नोट्स बना रहे तो बैटरी का ऑफ हो गया। नोट जरूरी है, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से जितने भी नोट्स होंगे, देखो मेरे नोट्स होंगे थोड़ा सा, कुछ चीजें इस कॉपी में, कुछ चीजें उस कॉपी में। अब 2-3 बार चीजें पड़ी हुई है, तो कुछ कभी किसी बुक से ले लिया है, कभी किसी कुछ से, तो वो सब मतलब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो या तो अब हर नोट्स की फोटो दूं मैं आपको, तो उससे क्या होगा आपका, चलो पहले इससे बंद कर लेते हैं।